अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ है, तो शायद आपका एक ही जवाब होगा कि नदियों के किनारे। हम दुनिया के तमाम बड़े शहरों पर अगर नज़र डालें तो वहाँ जितने बड़े शहर स्थित हैं वो सभी नदियों के किनारे हैं, क्योंकि पानी मनुष्य की पहली आवश्यकता रही है। लेकिन आज ये नदियाँ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम आपको बता दें, प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल वेगड़ लिखते हैं कि प्रवाह नदी का प्रयोजन है। नदी अगर बहेगी नहीं तो वो नदी नहीं रहेगी, उसे अपने अस्तित्व के लिए बहना ही होगा। और उनकी ये बात 100% सच भी है। भारत वो देश है जहाँ नदी, पहाड़ और पेड़ सब पूजे जाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का आधार हैं। और ये सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, सिर्फ दिया जलाने के लिए नहीं है। पूजा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि वो कोई भगवान का रूप है, बल्कि पूजा इसलिए की जाती है कि हम उनके संरक्षण का संकल्प लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नदियों की हालत आज हमें दिखाई देती है वो शायद किसी से छुपी नहीं है। सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं, उसके बावजूद जो कुछ घट रहा है वो हम सबके सामने है। बंसल विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में पूरे नदियों के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है उस पूरे मुद्दे को लेकर हम पड़ताल करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। बिना किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के हम इस गंभीर चुनौती पर पूरा मंथन करने वाले हैं कि आखिर समस्या कहाँ है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़मीनी हकीकत से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि ये मुद्दा आपके जीवन से किस तरह जुड़ा हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत करेंगे इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के हालात के साथ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो ग्लेशियर से निकलती हो, यानी कि हिमालय से निकलने वाली कोई भी नदी मध्य प्रदेश के हिस्से में नहीं आती। वैसे ही हमारे हिस्से में बहुत कम पानी आता है। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो अपने हालात पर आज आंसू बहा रही हैं। मध्य प्रदेश की प्यास बुझाने का काम जो नदियां करती हैं वो उत्खनन की लगातार भेंट चढ़ रही हैं। उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अंकित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले को लेकर काफी सख्त हैं। वहीं कुछ दिनों के पहले के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो उन्हीं की सरकार में कृषि मंत्री के पद पर आसीन कमल पटेल ने नर्मदा परिक्रमा की और नरसिंहपुर में नर्मदा का जब उन्होंने सीना छलनी होता देखा तो वो भड़क गए और कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। ये घटनाक्रम साफ तौर पर दर्शाते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक इस बेकाबू हो चुके बवंडर को काबू करने के लिए कितने गंभीर हैं। यहाँ पर आपको बताना बेहद जरूरी लगता है कि जैसे ही सरकार कोई एक्शन लेती है तो ये थम जाता है, लेकिन दोबारा उसी रफ्तार के साथ एक बार फिर नजर आने लगता है। सरकार की मंशा की बात अब प्रदेश में रेत के लिए बनाई गई खनिज नीति के बारे में भी समझ लेते हैं कि रेत उत्खनन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं और उसके पहले जो बदलाव उसमें समय समय पर किए गए हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले माफिया को लेकर मुख्यमंत्री का रुख क्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप सुन ले कि कुछ कार्रवाई करके बंद नहीं करना, चलते रहना है। शिवराज है ये, अब भगवान शंकर की तरह तीसरा नेत्र खुल जाए और ये माफिया दफन हो जाए। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने सख्त हैं। वो कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खुल जाए और माफिया जलकर भस्म हो जाए। अब हम आपको खनिज नीति के बारे में बताएंगे। हमारा आपको ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप जान सकें कि नियमावली क्या कहती है और हो क्या कुछ रहा है। मध्य प्रदेश की खनिज नीति जो है, जो इस वक्त मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, वो मध्य प्रदेश की खनिज नीति है और इसमें से हम आपको बहुत कुछ ब्यौरा देने वाले हैं। 1995 में इस नीति को घोषित किया गया। खनिज अधिनियम 1996 में लागू किया गया और गौड़ खनिजों को त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंप दिया गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस खनिज नीति के अंदर से अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं ताकि आप भी जान सकें कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है। और वो बिंदु जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, वो बिंदु हम आपको दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ ये बिंदु कहते हैं और इस नीति का सार तत्व क्या कुछ कहता है।
इसका जो पहला बिंदु है वो है रेत का खनन जो है वो मध्य प्रदेश शासन के खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सुझावों के आधार पर कोई भी खनिज नीति तैयार की जाती है, क्योंकि पर्यावरण, वन, जलवायु तीनों मंत्रालय इसका हिस्सा होते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जहां राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी कि सिया से पर्यावरण की स्वीकृति मिलती है। कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो आपको पहले सिया से परमिशन लेनी होगी, बिना उसके आप उत्खनन नहीं कर पाएंगे। अगले बिंदु पर चलते हैं, जहां नियमों का उल्लंघन आप अगर करते हैं तो रेत खदान का पट्टा निरस्त किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर बात करें तो खनिज नीति 2015 में जो नियम थे उनका भी यहां पर एक बार जिक्र कर लिया जाए। गड्ढे की जो औसत गहराई है वो 3 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। जी हाँ, जब आप खुदाई करते हैं तो उसमें भी मापदंड बनाए गए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद ये पता ना हो, इसलिए हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गड्ढे की गहराई पानी के स्तर से भी अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी जब रुकेगा तो इन परिस्थितियों में वहां अलग स्थितियां दिखाई देंगी, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। खनन मजदूरों से कराया जाना चाहिए। मशीनों का पूरी तरह से उपयोग वर्जित किया गया है। इसके अलावा और बात करें तो किनारों पर रेत भरने के लिए भारी वाहनों को कोई भी स्वीकृति इस नीति में नहीं दी गई है। बहती हुई जलधारा में खनन की अनुमति नहीं है। ये खनिज नीति हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप पहले नियमावली जान लें और उसके बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखा सकें जो दिल दहला देने वाली हैं। ज़मीनी हकीकत हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि नर्मदा में पूरी तरह से खनन वैध नहीं है, यानी कि मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें नदी का सीना जो है वो छलनी हो चुका है। आपको हमने बताया था कि नदी के किनारे से मशीनों का उपयोग कर रेत नहीं भरी जा सकती। इस तस्वीरों में जो पहियों के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे और जिस तरह से बांध बना करके उसकी रेत की एक दीवार बना करके पानी को रोका गया है, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और ये नर्मदा की तस्वीरें हैं जहां पूरी तरह से मशीनों का उपयोग वर्जित किया गया है। फिलहाल अगली भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां रेत का जो कारोबार है वो हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए प्रतिदिन का है, इसलिए शायद ये कारोबार इतना फल फूल रहा है। यहाँ किस किस का कितना हिस्सा है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नदी के किनारे से रेत भरने के बाद एक ट्रक 500 से 1000 किलोमीटर तक का सफ़र उस रास्ते पर तय करता है जहाँ कई पुलिस चौकियाँ और चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उस रास्ते पर तय करते हुए ये बिना रोक टोक के अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बात चाहे नरसिंहपुर की करें या सीहोर की, होशंगाबाद से लेकर भिंड, मुरैना में, चंबल में चल रहे अवैध उत्खनन की, सब जगह एक जैसे हालात हैं। जहां मुरैना में कोई भी खदान अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है, यानी कि मुरैना से हम जो आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, मुरैना में कोई भी खदान की नीलामी खनिज और वन विभाग ने नहीं की है, यानी कि आप वहां खनन नहीं कर सकते। लेकिन चंबल नदी के 2 दर्जन से अधिक घाटों पर अवैध खनन लगातार जारी है। और इसके बाद आपको ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये रेत कहाँ पहुँचती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक इस रेत की सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रक कितना सफ़र करते हैं, हाईवा कितना सफ़र करते हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है, जबकि ये पूरा कारोबार पूरी तरह से अवैध है। करोड़ों रुपए प्रतिदिन का यहाँ से कारोबार किया जाता है। मुरैना की बात करने के बाद अब हम होशंगाबाद की बात करने जा रहे हैं, जहां 118 वैध खदानों से 80 लाख घन मीटर खनन का ठेका 262 करोड़ में प्रस्तावित किया गया है। यानी कि यहां पर जो खदानें हैं वो पूरी तरह से वैध हैं और उनकी नीलामी की गई है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, इन सबके बावजूद एक साल में 511 वाहनों को जब्त कर यहां से जुर्माना वसूला गया है और जुर्माने की राशि 2,33,88,633 है। इतना बड़ा जुर्माना है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर माफिया काम कर रहा होगा। अवैध खनन रोकने ठेकेदार को 8 खनिज जांच चौकियां भी स्थापित की गई हैं। इससे खनिज अवैध उत्खनन का जो परिवहन है उस पर लगाम लगाने में काफ़ी मदद मिली है। लगभग 600 गाड़ियां प्रतिदिन यहां से रेत का वैध परिवहन करती हैं। छतरपुर की हम अगर अगले पॉइंट में बात करेंगे, जहां स्थितियां अगर देखते हैं तो यहां भी नीलामी हुई है सरकारी तौर पर। 48 वैध खदानों से 17 लाख घन मीटर रेत खनन का ठेका 92 करोड़ में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से इस जिले की 5 बड़ी खदानें लगती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का माफिया भी इस क्षेत्र में खासा सक्रिय दिखाई देता है। इसके अलावा ओवरलोडिंग, अवैध परिवहन पर कार्रवाई के मामले में
छतरपुर जिले का स्थान तीसरा है। यानी इतनी बड़ी मात्रा में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से माफिया बेखौफ है, जो चूक नहीं रहा है। इतनी नीति के बाद भी, मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी लगातार ऐसा करने में माफिया जुटा हुआ है। गांव से लगे घाटों से स्थानीय दबंग अवैध उत्खनन करते हैं। ये उत्खनन के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बाद इस अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लग पाती। अब फिलहाल नरसिंहपुर की तस्वीर भी हम देख लेते हैं, जहां की तस्वीरें देखने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल नाराज हो गए थे। आपको बता दें, 36 वैध खदानों से 20 लाख घन मीटर खनन का ठेका 70 करोड़ में यहां पर सरकार ने दिया है। पोकलेन, जेसीबी मशीन, मोटर बोट से यहां लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। नदी की धारा को रोका जा रहा है और वहां से लगातार रेत निकाली जा रही है। नदी की जलधारा रोककर नियम विरुद्ध तरीके से खनन लगातार किया जा रहा है। लगभग 480 गाड़ियां यहां से रेत का वैध परिवहन करने में जुटी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अवैध उत्खनन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। कई बार प्रशासनिक अधिकारी इस कारोबार की बलि चढ़ चुके हैं। एक नज़र इस तस्वीर पर भी डालना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से खनिज माफिया ने समय समय पर प्रशासन पर हमले किए हैं। जो पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए होता है, जब वही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में माफिया को रोकने का काम कौन करेगा। पहला जो घटना है हमारे पास, वो मुरैना जिले में 2008 में घटी थी, जब एसपी जयदेवन ए पर रेत माफियाओं ने हमला किया था। अगली घटना जो है वो 8 मार्च 2012 की है, जहां मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार की माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अगर बात करें तो 2013 में रेत माफिया ने रेंजर पर हमला किया और इसके बाद जो अगली घटना निकल करके आती है उसमें बड़ी ही बेरहमी से 31 मार्च 2014 को देवरी घड़ियाल केंद्र के सामने एसएएफ के हवलदार विश्वनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 2016 में मुरैना में अवैध रेत से भरे डंपर को रोकने पर आरक्षक को बीच सड़क पर रौंद दिया गया। इसके अलावा फरवरी 2018 में आईएफएस अफसर अभिषेक तोमर, जो छतरपुर में पदस्थ थे, उनकी हत्या की कोशिश की गई। इसके अलावा छतरपुर में ही तहसीलदार संजय गर्ग की हत्या की भी कोशिश की गई। ये आंकड़े बहुत कुछ दर्शाते हैं। 2019 में ट्रैक्टर से कुचलकर रेंजर की हत्या की कोशिश की गई। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अकेले मुरैना में ही 150 से अधिक हमले पुलिस और वन विभाग पर हुए हैं। पुलिस ऐसे हालातों के बीच माफिया को रोक पाना बड़ी चुनौती है। इस कारोबार में अधिकारियों की संलिप्तता के अलावा ये भी एक इस गोरख धंधे का बड़ा सच है, जिसके कारण अधिकारी कई बार कार्रवाई करने से लगातार कतराते हैं और बचते हैं। इस अवैध धंधे पर लगाम इसलिए भी नहीं लग पाती क्योंकि ये व्यवसाय स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी देता है। ये बात भी आपको जाननी चाहिए और इसके साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस धंधे में मोटी रकम भी उन्हें मिलती है। हमने इस पूरे मामले को लेकर विशेषज्ञ की राय जानने की कोशिश की ताकि इसको और गहराई से समझा जा सके। क्या कुछ कहते हैं विशेषज्ञ, वो हम आपको सुनवाते हैं। सरकार के बारे में कहते हैं, हम माफिया के बारे में बात करते हैं। ये माफिया है कौन सा माफिया? मेरा बहुत स्पष्ट, जो मैंने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है, इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं होता इस माफिया को। नेता का तो यदि कोई हिस्सेदारी होगी तो बहुत न्यूनतम होगी। जो आप देखेंगे बहुत गहराई से देखेंगे तो माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके जो अधिकारी हैं ये खुद ही इस कारोबार को संचालित कर रहे हैं। आप देखिए कि यदि माइनिंग अफसर चाहे तो क्या अवैध रेत निकल सकती है? कहीं ना कहीं इनके अधिकारी खुद इन सारे कामों में संलिप्त हैं और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण सामने आए। देखिए माफिया क्या है कि कभी भी अकेले किसी एक से नहीं बन सकता। माफिया के लिए आपको एक जो है समूचा तंत्र की आवश्यकता होती है। ये जो जब तक इस अफसरों का जो माफिया है जो खनन कार्य में लगा है, इसकी पहचान सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। दोस्तों, उत्खनन अवैध हो या कि वैध हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता अगर वो अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा हो। अवैज्ञानिक तरीके से जो खनन किया जाता है उससे लगातार नदियों की सेहत बिगड़ती जा रही है। कुछ नदियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जबकि कुछ अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। अगर रेत के अवैध उत्खनन को नहीं रोका गया तो उसके क्या कुछ दुष्प्रभाव आने वाले वक्त में हमें दिखाई देंगे, उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ताकि आप जान सकें कि क्या कुछ घटने वाला है और कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे
पहली बात हम अगर करें तो अगर रेत खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है तो नदी के ये क्षरण का कारण बन सकता है। दूसरी बात, नदी तल की गहराई बढ़ने से जो नदी के तट होते हैं उनका कटाव बढ़ सकता है और वो और भी ज़्यादा फैलाव उस पानी का हो सकता है। इसके अलावा पुलों, तटों और नज़दीकी संरचनाओं के लिए खतरा होता है क्योंकि बेस वहाँ का खत्म हो रहा है अत्यधिक खनन से। तो ऐसे में पुलों पर अगर हम लगातार सफ़र करते हैं तो रोज़ाना हमारा गुजरना होता है और ऐसे पुलों के लिए ये बहुत घातक है। इसके अलावा भूमिगत जल तंत्र पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। आपके घर में भी बोर होगा, ट्यूबवेल लगाया गया होगा, तो पानी के इन स्रोतों पर भी लगातार इसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसके अलावा तटों के क्षरण से नदी की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी जो होती है उसमें परिवर्तन विस्तृत स्वरूप में देखने को मिलते हैं और इसके कई पर्यावरणीय प्रभावों के ऊपर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। नदी की तटीय वनस्पति के खत्म होने का खतरा होता है और ये वनस्पति अगर खत्म होती है तो इससे जुड़े जीवन को भी खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा नदी की धारा बदलने से बाढ़ का खतरा पैदा होता है जो कि सबसे बड़ी समस्या है किसी भी सरकार के लिए और आम जनमानस के लिए। रिपेरियन जोन नदी का एक विशेष क्षेत्र होता है। अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो वहाँ तटीय जीवों की संख्या लगातार घटती जाती है और वो हम अपने आसपास लगातार देख ही रहे हैं। इसके अलावा जल का मैलापन बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है और जो जलीय पौधे होते हैं उनका विलुप्तीकरण होना आप निश्चित मान सकते हैं। जलीय जीवों के आवागमन और प्रजनन क्षेत्र भी निर्धारित होते हैं। यदि इन सभी चीज़ों को नहीं रोका गया तो प्रजनन क्षेत्र पर असर पड़ता है और उनके आवागमन पर भी असर पड़ता है। खनिज सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन खनन वैध हो और खनन का तरीका अवैज्ञानिक तो भी नुकसान तय है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को पर्यावरणविद किस रूप में देखते हैं और इस इकाई से कितना बड़ा तंत्र प्रभावित होता है, ये भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक इकाई पानी का स्रोत भर नहीं है, नदी का एक बड़ा व्यापक अर्थ होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें से एक है खनन, और रेत का उत्खनन जो है वो बाकी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। तो नदी का जो जीवन है वही खतरे में पड़ता है। जैसे कि अब ज्योग्राफी के लोग ये बात ज़्यादा जानते हैं कि अगर रेत आप निकाल देंगे तो नदी का जो बहाव है, जो सतह के नीचे बहाव है, उस बहाव पर असर पड़ता है। और अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में रेत निकाल के ले जाएंगे तो वो प्रभाव आपकी नदियों को सूखा कर देगा। उससे जुड़े हुए फिर बहुत सारे अन्य चीज़ें भी हैं, वनस्पतियाँ हैं और जो नदी के अंदर रहने वाली जीव जंतु हैं उनका सवाल है। तो ये सारे सवालों पर असर पड़ता है। तो आपने सुना कि राकेश दीवान जी ने क्या कुछ कहा कि केवल नदी का खनन नहीं है, बल्कि उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। उनकी बात को सरल शब्दों में समझाने के लिए हम कुछ तस्वीरों का यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तंत्र की उन्होंने बात कही थी। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ विजुअल दिखाई दे रहे होंगे, कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। इसमें एक चक्र बना हुआ है। चक्र प्रकृति का तंत्र है, यानी कि इसमें सभी इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। याद रखिएगा, सभी इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भोजन के लिए एक दूसरे पर इनकी निर्भरता है। अगर इसमें से कोई भी इकाई कम होती है तो पूरे तंत्र का क्षरण होना तय है। यानी कि अगर किसी पेड़ की कोई खास जो जाति है वो खत्म हो जाती है तो उस पर निर्भर रहने वाली प्रजाति खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर जो मांसाहारी प्रजाति निर्भर करती है वो भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है ऐसा होने में 100-200 साल भी लग जाएं, लेकिन आप ये मानिए कि पहली प्रजाति के विलुप्त होने के साथ आप भी उसी पायदान में अंतिम क्रम में खड़े हुए हैं। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। हर बार नीतियों में परिवर्तन कर नए नियम बदलते जाते रहे हैं, लेकिन निदान होता नजर नहीं आया। MOEFCC ने कुछ दिशा निर्देश भी इसके लिए जारी किए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा नदियों का समय समय पर सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। इसके अलावा खनन क्षेत्रों की सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध भी कराई जानी चाहिए। नदी के तल की स्थिति का बार बार अध्ययन कराया जाना चाहिए
और ड्रोन द्वारा लगातार खनन क्षेत्रों की निगरानी होनी चाहिए। जमीनी सर्वेक्षण द्वारा सतत निगरानी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ऐसे तमाम संस्थान और सरकार के अंग हैं जिसे इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सभी असफल साबित हो रहे हैं। आखिर क्यों? बड़ा सवाल है और इस सवाल को जानने के लिए इस मुद्दे की जड़ में जाकर पड़ताल करनी होगी, इसका विश्लेषण करना होगा और इस विश्लेषण के बाद अगर पूरी पड़ताल के बाद कुछ निकल कर आता है तो वो है रेत की अप्रत्याशित बढ़ती हुई मांग, जिसने आज ये स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि मांग के सहारे ही लगातार बाजार चलता है। आंकड़ों की माने तो वित्त वर्ष 2017 में देश में रेत की मांग लगभग 700 मिलियन टन थी, जो हर साल 6-7% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का कहना है कि निर्माण क्षेत्र में 6% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही तीव्र शहरीकरण और सभी के लिए आवास जैसी सरकारी पहलों के कारण रेत की मांग में वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से संसाधन की मांग बाजार में होना कोई नई बात नहीं है, ये लगातार ऐसे ही चलता है। 20 साल पहले की अगर हम तस्वीर देखेंगे तो ऐसी स्थितियां हमें नजर नहीं आती। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी इमारतें और विकास के संसाधन जुटाने में हमने संसाधनों का इतना अप्रत्याशित प्रयोग किया है कि आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है। एक कहावत है कि लोग थूकना बंद नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि पीकदान की व्यवस्था पर विचार किया जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर मांग है और आपूर्ति कम है तो बेहतर यही होगा कि इसके विकल्प तलाशे जाएं। लोग इसका प्रयोग करना बंद नहीं करेंगे। हमारे कई दर्शकों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर रेत ही चाहिए तो रेगिस्तान तो रेत से भरे पड़े हैं, उनकी रेत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, या फिर समंदर की रेत का उपयोग क्यों नहीं कर लिया जाता। तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आता है तो ये वाजिब है, लेकिन इसका वैज्ञानिक उत्तर हम इस एपिसोड में आपको देंगे। रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवाओं के कारण जो रेत के दाने होते हैं वो काफ़ी गोल हो जाते हैं और एक साथ एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। इसके अलावा अगर बात करें समुद्री रेत की तो वो इस रेत से बेहतर है, यानी कि रेगिस्तान की रेत से बेहतर है, लेकिन इसमें नमक की मौजूदगी के कारण ये कंक्रीट में स्टील के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करती। ऐसे में हमें एम सैंड को विकल्प के रूप में चुनना होगा और उसका उपयोग करना होगा। इसके अलावा प्राकृतिक रेत पर जो निर्भरता है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशों से रेत का आयात भी किया जा रहा है। पहली बार 14 अक्टूबर 2017 को तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर अन्ना दोरोथिया नाम का जहाज मलेशिया की सुंगाई पहंग नदी से 55,000 टन रेत की खेप लेकर पहुंचा था। ये जानकारी आपके जनरल नॉलेज को बढ़ा सकती है और इसलिए हमने यहाँ पर ये आपसे साझा की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम कुछ द्वीपों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया ने लगातार रेत का आयात किया सिंगापुर को बहुत बड़ी मात्रा में, और उसके बाद जो तस्वीरों में आपको द्वीप दिखाई जा रहे हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, यानी कि 24 द्वीप इंडोनेशिया खो चुका है और उसके बाद से वहाँ रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि द्वीप इंडोनेशिया के गायब हुए हैं तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। इंडोनेशिया के जो द्वीप गायब हुए हैं उनका असर यकीनन आज नहीं तो कल आप पर पड़ना तय है। जो चेतावनी है, जो आहट सुनाई दे रही है, उसे हमें सुनना होगा और देखना होगा और समझना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, उसके साथ ही समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिखाई देती है। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं करेंगे, अपने अधिकारों को अगर नहीं जानेंगे, तो शायद ये स्थितियाँ बहुत बदहाल स्थितियों में नज़र आएंगी। हम आने वाली पीढ़ी को नक्शे पर ही सिर्फ नदी बता पाएंगे, हम अपनी जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसकी कहानियाँ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उस वक्त इनको कहने के लिए ये पूरे के पूरे संसाधन यानी कि हमारी धरोहरें इन सब के बीच में कहीं नहीं होगी। आप सोचिए कि क्या चुनाव के पहले जब जनप्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आप सड़क, बिजली, पानी, नाली के अलावा क्या कभी आपने उनसे ये सवाल करने की कोशिश की है कि आप हमारे क्षेत्र के पर्यावरण जो स्रोत हैं, जो जल स्रोत हैं, आप उनको संरक्षित कीजिए, तब हम आपको वोट देंगे। आपको जानना होगा, आपको समझना होगा, आपको अपने घर, गली, मोहल्ले जैसी फिक्र इन प्राकृतिक संसाधनों की करनी होगी, तभी हम इनको बचा पाएंगे, क्योंकि उनके अलावा ये कहानियाँ कोई नहीं कह सकता। हमारा इतिहास अगर हम अपने
संजो करके रखना चाहते हैं तो हमें इन सभी चीज़ों को बचाना होगा। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपके इतिहास से वाकिफ नहीं हो पाएगी। हमने पूरी जानकारी आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है और इसके अलावा हमारे दर्शकों में से अगर कोई अपने विचार बंसल न्यूज़ के साथ साझा करना चाहता है तो इस मंच पर आप सभी के विचारों का स्वागत है। अगर आपका विचार स्वागत योग्य है तो हम अपने कार्यक्रम में भी उसे जगह देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।